गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडी गुरुकुल। हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज की इस लेक्चर में हमारे लिए काम के हैं। कौन से वो टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस के स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। इतने टॉपिक्स के ऊपर कुछ करनी है बात है। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सीईसी रिमूवल प्रोसेस, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की कुछ प्रोसेस की रिगार्डिंग बातें करेंगे। फिर अभी रेलवेज के अंदर एक नया इनिशिएटिव वहां पे शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। तो वो क्या है सिस्टम, उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 नॉमिनेशंस टू द यूनियन टेरिटरी असेंबलीज। यूनियन टेरिटरी असेंबली के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा या फिर वहां के गवर्नर्स के द्वारा जो मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बात होती है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे बातें हैं। एंड द लास्ट इज अबाउट दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। तो जो दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे करंट में है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सीईसी रिमूवल प्रोसीजर या फिर प्रोसेस। देखिए कंटेक्स्ट में क्या है, द अपोजिशन इज कंसीडरिंग एन इम्पीचमेंट मोशन। अपोजिशन ने अभी रिसेंटली वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इम्पीचमेंट का मोशन वहां पे लाने की है बातें कि भैया ज्ञानेश कुमार जो है उनको अपनी पोस्ट पे से हटाया जाए, और उसका एक मोशन वहां पे उन लोगों ने लाया है और उसके रिगार्डिंग कुछ करनी है बातें। तो अगर हम उसकी पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखें एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए पहले तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिनका मेंशन कहां पे है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर। और उनकी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए वहां पे उनको इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी दोनों के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस वहां पे है। और बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ उस तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। सो द प्रोसेस टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट ये प्रोसीजर है क्या। देखिए पहले तो कौन से ग्राउंड्स पे इनको हटाया जा सकता है, मतलब कि कौन से रीजंस के आधार पे। अगर इन्होंने कहीं पे मिसबिहेवियर किया है, जहां पे करप्शन हो जाता है, अब्यूज ऑफ ऑफिस हो जाता है, फेलियर टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको हटाया जा सकता है। या फिर अगर वो अपने काम करने के लिए वहां पे इनकेपेबल हो जाता है, दैट इज अबाउट इनकैपेसिटी। सो इनएबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, या तो कहीं पे मिसबिहेवियर हुआ है या फिर वो अपने काम को करने के लिए वहां पे इनकेपेबल हो रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में उनको हटाया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसेस, ये जो मोशन है वो सबसे पहले दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है पार्लियामेंट के। सो इट कैन आइदर प्रोसीड इन लोकसभा और राज्यसभा। वहां पे क्लियर बोला गया है कि जहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वहां पे अप्रूवल होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाया जाए, तब जाके प्रोसेस वहां पे होती है स्टार्ट। जैसे ये प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होती है, एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी वहां पे बिठाई जाती है, जो उसके एविडेंस और सारे अलग अलग चार्जेस को वहां पे एग्जामाइन करती है। उसके बाद इस कमेटी का जो रिपोर्ट आता है, अगर ये कमेटी ऐसा बोलती है कि यस वी ऑल्सो बिलीव कि भैया उसको हटाया जाना चाहिए, तब जाके वो प्रोसीजर वापस पार्लियामेंट में आती है। अगर मान के चलो इस कमेटी ने मना कर दिया तो प्रोसीजर वहीं पे खत्म हो जाएगी। और एक बार ये मोशन पार्लियामेंट में आता है तो वहां पे बोला गया है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस, वहां से उसको पास होना पड़े। वी कैन से स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ेगा इस मोशन को। अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट की वहां पे लगेगी साइन। जैसे ही प्रेसिडेंट वहां पे अप्रूवल दे रहे हैं, उनको वहीं से हटाया जा सकता है। और अगर हम बाकी के इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वहां पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा बोल दिया कि बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटाया जाए, तो डायरेक्ट उनको वहां पे हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो पूरी प्रोसीजर है इट इज ओनली अवेलेबल फॉर चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड नॉट फॉर दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स।
राइट। सो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी ये प्रोसीजर है, बाकी सबको तो उसकी रिकमेंडेशन पे आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। सो इतने क्लॉजेस की यहाँ पे बात है। और आज तक अगर हम उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करें कि आज तक कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, सो अगर हम अभी तक की बात करें तो आज तक कोई भी ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट पे से हटाया नहीं गया है, राइट। और उसकी प्रोसीजर भी इस तरीके से बनाई गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगभग बेफिक्र होकर ही काम करता है, उनको किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आने की वहां पे कोई जरूरत नहीं होती है, वो निष्पक्ष वहां पे काम कर सके, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वहां पे अवेलेबल, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन के लिए पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इन गुजरात, पीडी गुरुकुल ने नई बैचेस को किया है लॉन्च फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे, एंड द ऑल्सो न्यू बैचेस आर अबाउट टू बी लॉन्च इन द नेक्स्ट मंथ। सो ऑलरेडी इस मंथ हमने 15 अगस्त के बाद नई बैचेस की है शुरुआत, एंड इन द नेक्स्ट मंथ हम नई बैचेस की कर रहे हैं शुरुआत एट बोथ द ब्रांचेस, दैट इज अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर। तो दोनों ब्रांचेस के ऊपर हम नई बैचेस को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यू विल फाइंड अ फॉर्म, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, एंड अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो हमारे पास आपका डेटा रहेगा, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन कांटेक्ट डायरेक्टली ऑन दिस नंबर टू गेट ऑल द क्लियरेंस रिगार्डिंग द बैच। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक ऑफर आपके लिए ओपन है, दैट यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस। यस, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship, up to 50% scholarship on your admission। तो आज ही इस ऑफर का वहां पे लाभ उठाए और आज ही कांटेक्ट करें। बोथ दी ब्रांचेस अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर, दोनों पे नई बैचेस की हो रही है शुरुआत। सो इस तक को वहां पे ना जाने दे और अपनी डायरेक्शन जो सिविल सर्विसेज के अंदर जाने की आपकी जो इच्छा है उसको एक नई डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करें, राइट। चलिए कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। अब देखिए एग्जैक्ट ये सिस्टम है क्या। बाय द वे एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ, the PDF of this lecture is also available on our Telegram group channel. So this channel is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF, and you can see that this PDF is available in both the languages, that is in English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can download the PDF from our Telegram group channel which is given in the description box, right? चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और वो हमारा क्या है, कुछ रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम की बात है। इंडियन रेलवेज ने सभी रिसेंटली वहां पे इसके रिगार्डिंग बात की है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम ऐसी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। रिमूवेबल सोलर पैनल रहेगी, a 70 meter long solar installation with 28 removable panels generating 15 kilowatt power। हर एक पैनल वहां पे 15 किलोवाट पावर को जनरेट कर सकती है, और वैसी वहां पे टोटल 28 रिमूवेबल पैनल्स को वहां पे लगाने की बात है, जो टोटल 70 मीटर्स तक वहां पे उसकी लेंथ रहेगी, और इट इज प्लेस्ड बिटवीन रेलवे ट्रैक्स इंश्योरिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ द स्पेस। और इसको कब लॉन्च किया गया है, दैट इज इन अगस्त 2025 एट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स व्हिच इज देयर इन वाराणसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, एक तो अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो बट ऑब्वियसली आपकी ग्रीन एनर्जी वहां पे प्रोवाइड हो सकती है, और साथ में जो स्पेस वहां पे खाली पड़ी है उसका कुछ यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, इट इज रिमूवेबल, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू प्रमोट ग्रीन एंड सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट, टू जनरेट क्लीन एनर्जी यूजिंग अंडर यूटिलाइज्ड ट्रैक स्पेस, क्योंकि ट्रैक स्पेस को देखा जाए वहां पे और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। Reduce the dependency on the fossil fuels and cut the carbon footprints.
और उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, तो एक तो ये रिमूवेबल डिजाइन रहती है, राइट। सो पैनल्स कैन बी लिफ्टेड फॉर मेंटेनेंस और इमरजेंसीज, एंड कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन वहां पे रहता है, कोई लार्ज लैंड एक्विजिशन की वहां पे कोई जरूरत नहीं। 15 किलोवाट पावर की कैपेसिटी है वहां पे। इट सपोर्ट्स ऑक्सिलरी पावर्स नीड्स एट रेलवे यूनिट्स। पायलट प्रोजेक्ट है, मॉडल फॉर रेप्लिकेशन अक्रॉस द इंडिया। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो एनवायरमेंट इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस एमिशन यहाँ पे कम हो सकता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम होता जाएगा। साथ में इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज आल्सो देयर। इट लोअर्स द ऑपरेशनल कॉस्ट बाय यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा तो ऑपरेशनल कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ये जो अनयूटिलाइज्ड जो ट्रैक एरियाज है रेलवेज के अंदर, उसका हम पावर जनरेशन के लिए वहां पे यूज भी कर सकते हैं। तो एक बढ़िया तरीके से उसका यूज यहाँ पे हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस रिमूवेबल सोलर पैनल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। अभी रिसेंटली कुछ इसके रिगार्डिंग भी कुछ हुई है बातें, तो चलिए इसके रिगार्डिंग वहां पे करते हैं बातें। इंडियन पोर्ट बिल 2025 एग्जैक्टली क्या है? द राज्यसभा पास द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, जो 1908 का इंडियन पोर्ट्स एक्ट था उसको वहां पे रिप्लेस कर रहा है। देखिए इससे पहले जो कानून था दैट वाज इन द ईयर 1908 1908, और उसके बाद डायरेक्ट ये 2025 में आ रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये जो बहुत पुराना आउटडेटेड हमारे ये जो एक्ट है 1908 वाला, उसको ये रिप्लेस करेगा। और इसीलिए इसकी वजह से बोल सकते हैं कि जो इंडिया का पोर्ट सेक्टर रहेगा वहां पे मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क का वहां पे यूज करने की कुछ बातें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए बहुत से पुराने वाले जो कानून है उनको यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत है ताकि गवर्नेंस को और बेटर किया जा सके। साथ में यहाँ पे सेंटर स्टेट की पार्टनरशिप की जरूरत है, जिससे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसे थोड़ा और वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। प्लस ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंटल कंप्लायंस को भी इंश्योर करने की जरूरत है। कुछ एनवायरमेंट के फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत है। प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज एफडीआई, इन सबको वहां पे एनकरेज करने का कुछ मोटिव है। और उसके मेन की फीचर्स क्या है? अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। और जितने भी नॉन मेजर पोर्ट्स है उनके लिए स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को वहां पे एस्टेब्लिश करने की बात है। साथ में बहुत सी जगह पे जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को वहां पे रखा जाएगा। ये थे उसके बेसिकली देखा जाए तो दिस वर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर हम ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो एक तो यहाँ पे टैरिफ ऑटोनॉमी को देने की बात है, प्लस जो कार्गो का जो ग्रोथ हो रहा है और जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है उसका एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग यहाँ पे करने की बात है। प्लस डिजिटलाइजेशन वाया मैरीटाइम सिंगल विंडो, वेसल ट्रैकिंग, ई क्लियरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में हमें कुछ एनवायरमेंटल और सेफ्टी के भी मेजर्स का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पे जो वेस्ट रिसेप्शन है एंड जो ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको वहां पे मैंडेटरी बनाया जाएगा। साथ में मार्पोल कन्वेंशंस के साथ उसको वहां पे कंप्लायंस को वहां पे और इंश्योर किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। साथ में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को यहाँ पे बढ़ाने की बातें हैं और रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन उसकी वहां पे कुछ बातें की है। अगर मान के चलो ऐसा पोर्ट बिल फाइनली वहां पे एक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक तो उससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हो सकता है, ग्लोबल अलाइनमेंट हो सकता है, और साथ में बोल सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म तक हम ग्रीन और स्मार्ट पोर्ट्स को बना के उसको एक सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंडियन पोर्ट्स बिल। और उसके बाद कुछ बातें हैं वहां पे नॉमिनेशंस टू दी नॉमिनेशंस टू दी यूनियन टेरिटरी असेंबलीज। तो यहां पे क्या है अभी कंटेक्स्ट में? देखिए फाइनली होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट को
वहां पे इन्फॉर्म किया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां का रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वो 5 मेंबर को कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे बगैर वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। कितने लोगों को नॉमिनेशन करने की बात है? दैट इज एग्जैक्टली 5। और अगर इस नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेच्यूटरी दोनों प्रोविजंस वहां पे अवेलेबल है, जो कुछ मेंबर्स को वहां पे डायरेक्ट नॉमिनेट करने की बातें करते हैं। जिसका इलेक्शन नहीं होता उनका डायरेक्ट वहां पे नॉमिनेशन होता है, राइट। और नॉर्मली ऐसे लोग कौन होते हैं? या तो वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर किसी माइग्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वुमन है, या फिर एक्सपर्ट डोमेन्स को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट करने का वहां पे राइट दिया था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, जो कि वो 2020 के अंदर वहां पे डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर को प्रेसिडेंट वहां पे नॉमिनेट करता है। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहां पे 1/6 मेंबर को अभी भी गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो राज्यसभा में भी ये वाली सिस्टम है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर भी ये वाली सिस्टम है, जहां पे गवर्नर 1/6 मेंबर को वहां पे नॉमिनेट करता है। सेम अगर हम यूनियन टेरिटरी की वहां पे बात करें, देखिए यूनियन टेरिटरी वैसे देखा जाए तो नॉर्मली यूनियन के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट होती है, लेकिन उनकी जो असेंबलीज है दे आर गवर्न्ड बाय पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द स्टेट्स। और नॉमिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा? तो वहां पे अंडर सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 90 सीट्स आर इलेक्टेड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट अप टू 5 मेंबर्स, जिसमें 2 लड़की होगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे और 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा जिसको पीओके से वहां पे लाया गया है। तो टोटल देखा जाए तो 5 लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे नॉमिनेट कर सकता है। ऐसी यहां पे बातें हैं। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 वहां पे 30 इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे और 3 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। दिल्ली में भी देखा जाए तो वहां पे 70 मेंबर्स आर देयर, बट वहां पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन नहीं किया गया है। सो देयर इज नो प्रोविजन इन दिल्ली, बट देयर आर प्रोविजन इन कश्मीर एज वेल एज पुडुचेरी। तो वहां पे आपको ऐसे प्रोविजंस वहां पे मिलते हैं। और अगर हम स्टेट्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ के नॉमिनेशन स्टेट से कैसे अलग है? तो देखिए स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नर को इनको नॉमिनेट करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछना वहां पे जरूरी होता है। जबकि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को नॉमिनेट करता है, किसी को पूछे बगैर। So we can say there is a kind of autonomy. State enjoys constitutional status while union territory assemblies derive the powers from the acts of the parliament. किसी ना किसी कानून के द्वारा ही इस असेंबली को वहां पे पावर मिले। अगर आप आगे ध्यान से देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर को ये सब पावर कहां से मिले हैं? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि पार्लियामेंट ने बनाया। दिल्ली और वहां पे बात करें पुडुचेरी के रिगार्डिंग, तो उनको ये सब वहां पे पावर्स कहां से मिले हैं? फ्रॉम दिस एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बेसिकली राइट नहीं मिलते, आपको राइट कहां से मिलते हैं? फ्रॉम पार्लियामेंट। और डेमोक्रेटिक बैलेंस की अगर हम बात करें तो इन स्मॉलर यूटी असेंबलीज लाइक पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर nominated members may tilt legislative majority unlike in the larger state legislatures. And that is all about this recent development, this recent declaration by Home Minister regarding the nomination of the members
और लास्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें दैट इज अबाउट दिब्रो सैखोवा नेशनल पार्क। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क? अ न्यू पीर रिव्यूड स्टडी found that native and invasive plants are altering the grasslands in Assam's national park। आसाम के इस नेशनल पार्क में कुछ नेटिव और इन्वेजिव प्लांट्स जो है वो ग्रासलैंड्स को वहां पे अल्टर कर रहे हैं। The park, which is home to India's only feral horses and endangered grassland species, faces rapid habitat loss। वहां पे बहुत बड़ा सा habitat loss पाया गया है due to this kind of invasive growth, floods as well as anthropogenic pressures। तो अगर हम बात करें इस नेशनल पार्क की जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो ये कहां पे है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा और दिब्रू रिवर्स के बीच में ईस्टर्न आसाम वाले जोन के अंदर एक ऐसा एरिया है जिसके लिए वहां पे नाम यूज होता है दिब्रू सैखोवा। 1999 के अंदर इसको वहां पे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और 97 में ये बायोस्फीयर रिजर्व वहां पे डिक्लेयर हुआ था। एरिया कितना है? तो बोले 425 स्क्वायर किलोमीटर। एक यूनिक लैंडस्केप है ये। उसके की फीचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक आइलैंड जैसा फॉर्मेशन है जहां पे वेटलैंड्स है, ग्रासलैंड्स है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। एंड फेरल हॉर्सेस ओनली नॉन हैबिटेट ऑफ अराउंड 200 वाइल्ड हॉर्सेस डिसेंडेंट्स ऑफ एनिमल्स अबैंडन्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। वो आपको यहाँ पे मिलेंगे दिब्रू सैखोवा के अंदर। अगर हम वहां के फ्लोरा की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स अलोंगसाइड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, थोड़ा सा ग्रासलैंड यहाँ पे मिलता है, थोड़े से सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे है। लेकिन अगर हम बात करें तो नेटिव ट्रीज और कुछ इन्वेसिव स्पीसीज दोनों से इसके सामने कुछ खतरा वहां पे आया है। फोना की अगर हम बात करें, ये तो बात हुई थी फ्लोरा, फोना की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन वो आपको यहाँ पे मिलता है। हॉग डियर यहाँ पे है, स्वैम्प ग्रास बेबलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड रिच एवियन डाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स फ्लड प्लेन लोकेशन, उसकी वजह से वहां पे बहुत ही बढ़िया सी एवियन डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिलते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिब्रो सैखोवा नेशनल पार्क। तो इसी के साथ आज के जो लेक्चर है, आज का ये जो करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स थे उसको यहाँ पे अपने करते हैं एंड। और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं।